अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज थी उबैद की छुट्टी, लेकिन एज़ यूजुअल वो सुबह सवेरे उठ चुका था और फिर मुझे और फ़खर को सोने की इजाज़त नहीं थी और वो इसी तरह उछल कूद कर रहा था। खैर बस फिर हमने नाश्ता कर लिया और उसके बाद आज नाश्ता जब हम कर रहे थे तभी लाइट चली गई। पूरे दिन के लिए कोई मेंटेनेंस का इशू था और लाइट फिर आई शाम को 6 बजे। तो बस फिर जो बैद के साथ मेरा दिन गुज़रा वो बता नहीं सकती मैं। अभी इस वक्त भी उसने मुझे इतना तंग किया हुआ था तो मैंने उसको डांट दिया, तो वो नाराज़ होकर फिर मुझसे मुंह मोड़ के खड़ा हुआ था और मेरी तरफ देख नहीं रहा था। खैर फिर उसको मनाते मनाते मैं साथ साथ खाना भी बनाने लग चुकी थी, क्योंकि लाइट का तो पता था नहीं, तो इसलिए मैंने जल्दी से बस चिकन को ही भून लिया था और उसमें मसाला डाल के हल्का सा, और बच्चों के लिए चिकन जो था वो मैंने रेडी कर दिया था, क्योंकि कल उबैद का था इस्लामियात का ओरल, तो वो मुझे याद करवाना था उसको। लेकिन मैं सुबह से काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुकी थी, लेकिन उबैद साहब नहीं बैठ रहे थे पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ और फिर एक ही दफ़ा फ़ारिग होकर और फिर उसको लेकर बैठ जाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने चिकन और मसालों को अच्छे से भून लिया था और फिर उसमें टमाटर डाल के तो मैंने हल्की आंच पे रख दिया था, तो फिर वो गल गए थे उसी में ही, और थोड़ी देर में बस मेरी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी थी। साथ में मैंने उबैद इबाद के लिए जो था वो मैक्रोनीज़ बना लिए थे, क्योंकि आजकल उसको एक क्रेज़ हुआ है कि वो स्कूल से आके सिर्फ मैक्रोनीज़ खाता है, वेजिटेबल्स और चिकन वाले, और कुछ और दिया जाए तो फिर उसका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए जिसमें वो खुश है फिर मैं वही बना देती हूँ रोज़। बस फिर अब मैं किचन से फ़ारिग होने लगी थी तो मैंने सोचा मैं उबैद को लेकर बैठ जाती हूँ। ज़्यादा आप गीला करोगे ना, इधर आप वाइट चॉकलेट करते, इधर बैठो उधर सामने, ये लो बाउल, ये वाइट चॉकलेट बन गई मम्मा, ये वाइट चॉकलेट। ज़्यादा गीला करोगे ना तो फिर जो होगा पेज फटेगा। गीले हो चुकी है ब्रश, अब बस पेंट में डिप करो इनको। मम्मा वाइट चॉकलेट, अब मैं पर्पल चॉकलेट बना रहा हूँ। तुम पर्पल चॉकलेट बनाओ, साथ साथ मुझे आंसर करो। खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। और क्या पढ़ना चाहिए? दुआ। क्या दुआ है? खाना खाने से पहले क्या पढ़ते हैं? मिलाई वाला बजाती ना। आमीन, शाबाश। अच्छा, खाना किस तरीके से खाना चाहिए? आते चबा चबा के, आराम से। और किस हाथ से खाना चाहिए? साफ हाथों से। लेकिन कौन सा होना चाहिए, राइट या लेफ्ट? सीधे हाथ से, राइट हैंड से खाना खाते हैं। नहीं, लेफ्ट। अच्छा, खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? हैंड वॉश करने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, खाना खाने के बाद की दुआ क्या है? ब्लू चॉकलेट। हाँ, ब्लू चॉकलेट तो है। खाना खाने के बाद की दुआ क्या है? वापस ले लूंगी मैं, पेंट छुपा दूंगी वापस, दोबारा नहीं मिलेंगे। ये मैं क्यों बताऊं? मुझे बताओ खाना खाने के बाद की क्या दुआ है? हाँ मम्मा, मम्मा अब यहाँ डालो। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़खर, आप वो जो बड़ा वाला पेंट का बोर्ड लाने वाले थे ना, वो मत लाइएगा। सही है, क्योंकि ये तो नहीं पढ़ रहा। सुनाओ, खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? खाना खाने के बाद की दुआ सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अत अमाना। शाबाश, आमीन। पानी पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? पानी पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? आपने कहा था कि आप मुझे आंसर करेंगे। ग्रे बन गया, ग्रे। खाना खा पानी पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? क्या दुआ है? कोई भी नहीं ना बेटा, वो तो खाना खाने। देखो, कोई भी काम हम शुरू करते हैं ना, अब आप पेंटिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, कोई भी काम शुरू कर रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसका क्या नाम है? इसका मतलब होता है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ठीक है? तो अल्लाह के नाम से हम कोई भी काम शुरू करेंगे तो वो अच्छे से होगा ना? हाँ, तो कोई भी काम शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप कुरान पढ़ते हो, कायदा पढ़ते हो ना, तो काई साहब क्या कहते हैं? पहले क्या पढ़ो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो अब वो पानी पीने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? शाबाश। पानी किस तरह से पीना चाहिए? चबा चबा के तो खाना खाते हैं ना, चबा चबा के पानी नहीं पीते हैं। 3 सांसों में पीना चाहिए, आराम आराम से। कैसे? 3 सांसों में। पहले एक घूंट लिया, फिर सांस लिया आराम से, फिर दूसरा घूंट और फिर तीसरा वाला। ठीक है। पानी कितने घूंटों में पीना चाहिए? हाँ, पानी किस तरह पीना चाहिए उबैद? हाँ? पानी किस तरह पीना चाहिए? और बैठकर 3 सांसों में। शाबाश। अब मुझे दोबारा से आंसर दो। खाने वाले, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? दुआ करना चाहिए। और हाथ धोने चाहिए। खाना खाने से पहले की दुआ। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? अभी मैंने आपको बताया था। हमें किससे मदद मांगनी चाहिए? अल्लाह से। हमारी दुआएं कौन सुनता है? अल्लाह। शाबाश। हजरत मोहम्मद अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, हमारे प्यारे नबी के वालिद का क्या नाम है? बीबी आमना। बीबी आमना उनकी वालिदा है, मदर है। वालिद फादर का क्या नाम है उनके? हजरत अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आपका भाई है ना? चलो। और हजूर पाक के हजरत मोहम्मद के वालिद का क्या नाम है? वालिद फादर को बोलते हैं। वालिद का क्या नाम है? फादर। हाँ, फादर का नेम क्या है हजरत मोहम्मद के? हजरत। हाँ, आपके भाई का क्या नाम है? अब्दुल्ला। हाँ, इबाद भी है, लेकिन हजूर पाक के हजरत मोहम्मद के वालिद का क्या नाम है? हजरत नाम है? बीबी आमना। शाबाश। बीबी आमना बोले थे ना? बीबी आम, हाँ सही बोला है। हमारे प्यारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का में। शाबाश। मक्का, जहाँ पे अल्लाह जी का घर है। हाँ, वहाँ पे वही जगह है। क्या हजरत मोहम्मद के बाद कोई नबी आएगा? नहीं। शाबाश। नहीं जी नहीं। वेरी गुड। नबी कौन है? ठीक है। हमारे नबी के वालिद का क्या नाम है? और इसी तरह गंद करते करते उबैद ने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन मेरा बीपी डाउन हो चुका था उबैद को पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि बहुत मुश्किल है उसको बिठाना आराम से और उसको पढ़ाना। हर आंसर पे उसको एक अलग ही कहानी याद आती थी और वो एक अलग ही कहानी डालने मुझे शुरू हो जाता था, लेकिन फिर भी खैर मैंने उसको थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ा ही दिया था। और पढ़ने के चक्कर में उसने मेरे लिए ये फ्लोर जिस साइड पे वो बैठा हुआ था सारा नीचे गंदा कर चुका था, पेंट हो रहा था। फिर मुझे उसको भी साफ़ करना पड़ा, उसके बाद उबैद को भी नहलाना पड़ा और फिर उसके बाद उसको स्पाइडरमैन बनने का शौक़ चढ़ गया था। ख़ुद ही अपने लिए कपड़े निकाले गए कि आज वो स्पाइडरमैन के कपड़े पहनेगा और फिर वो स्पाइडरमैन बनने की भी कोशिशें करने लग गया। बस फिर इतने में ज़ोहर का टाइम हो चुका था, मैं नमाज से फ़ारिग हुई तो फिर इबाद भी आ चुका था। आज फ़खर की भी तबीयत थोड़ी डाउन थी तो वो ऑफ़िस नहीं गए थे, तो ये आज घर जो था वो बॉयज़ हॉस्टल बना हुआ था। खैर फिर इबाद भी आ चुका था और फिर उबैद ने इबाद को तंग करना शुरू कर दिया। फिर इबाद और उबैद की अच्छी खासी यहाँ पर एक जंग सी शुरू हो चुकी थी और इबाद जो था वह नाराज़ हो गया था। फिर मैंने सारे काम छोड़े और इन दोनों को मनाने लग गई। फिर एक को एक कमरे में बिठाया और दूसरे को दूसरे कमरे में बिठाया और इतने में फ़खर जो थे वो सो चुके थे। बस फिर मैंने इन तीनों लड़कों को अपनी अपनी जगह पे किया ताकि घर में थोड़ा सा सुकून हो जाए। इबाद अपने कमरे में बैठ गया, फ़खर सो चुके थे और उबैद जो था वो फ़खर के साथ बैठ चुका था और अपने टॉय पज़ल के साथ खेल रहा था। इनको बिठाकर फिर मैं इबाद की बुक्स लेकर बैठ गई थी। उसका सिलेबस और डेट शीट आई हुई थी तो वो मैंने सॉर्ट आउट करनी थी सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसे मैं उसका वर्क जो है पेपर्स के लिए अरेंज करके रखती हूँ अकॉर्डिंग टू द डेट्स और अकॉर्डिंग टू द टाइम। मेरे पास जितना टाइम है मैं उसमें उसको कैसे वो सब मैनेज करवा सकती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ।
ये बात की डेट शीट आई हुई थी मिड टर्म के लिए। तो इस एक पेज पे उन्होंने 3, 4 और 5 तीनों क्लासेस की डेट शीट जो थी एक साथ ही प्रिंट की हुई थी। तो फिर मैंने अपनी आसानी के लिए 3 और 5 को काटा और 4 को मार्क कर दिया जो कि बाद की क्लास थी। और फिर मैंने उस पर डेट्स भी अलग लिखी हुई थी, तो मैंने उसके बॉक्सेस में डेट्स भी लिख दी। खैर ये तो मैंने अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए किया था कि मैं गलती में कभी उसको 3 क्लास का ही पेपर ना याद करवा दूँ। क्योंकि आप बच्चों के साथ इतने कोई माइंड जो होता है वो इधर उधर लगा होता है कि कभी कभार इंसान है गलती हो भी सकती है। तो इसलिए उससे बचने के लिए मैंने उसको 3 और 5 को काट दिया ताकि मैं क्लियर रहूँ कि मैंने उसको क्या पढ़ाना है। अच्छा, फिर ये उसका सिलेबस था। तो इसमें अब हम लोग मैंने क्या किया है कि अब कंप्यूटर और मैथ्स जो है वो उसको फ़ख्र नहीं करवाना है। तो वो मेरा एरिया नहीं था, उस पर मैं पहले ही फ़ख्र लिख देती हूँ ताकि वो फ़ख्र को पता हो कि उन्होंने करवाना है। और ये मिरर पे लग जाता है ड्रेसिंग टेबल के, ताकि फ़ख्र को पता हो कि ये 2 चीज़ें उन्होंने कवर करवानी है। अब वो पेपर से पहले उन्होंने कैसे कवर करवाना है ये उनका हेडेक है, लेकिन बस मुझे याद दिलाना पड़ता है कि भाई दोनों बाप बेटा बैठो और पेपर की तैयारी करो। खैर, और जो बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैं उसको साथ साथ करवाती हूँ। अब ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये स्कूल में कभी टेस्ट भी हुए होते हैं, तो उसके हिसाब से उसको आता तो है, बच्चों को थोड़ा बहुत आ रहा होता है, सिर्फ हमने रिवाइज़ करवाना होता है। तो उसके हिसाब से मैं हर सब्जेक्ट को लाइन वाइज टिक मार्क करती रहती हूँ कि आज हमने कौन से सब्जेक्ट की क्या चीज़ याद की है, वो मैं पहले से टिक कर लेती हूँ। तो जो इंग्लिश में है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे ओरली ले लूँ, और जो मुश्किल वर्ड्स हैं क्योंकि इतना कोर्स होता है तो आप बच्चे को अगर लिखाने बैठेंगे, अगर जिन बच्चों की राइटिंग में मसला है वो ख़ुद से नहीं लिख सकते तो ऑब्वियसली फिर उनको लिखाना पड़ता है। लेकिन ये बात जो है वो इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आसानी से कवर कर लेता है। तो फिर मैं उसको सिर्फ मुश्किल जो वर्ड्स होते हैं स्पेलिंग्स के सिर्फ वो लिखवाती हूँ। और कभी कभार अगर मेरे पास ये सब याद करवाने के बाद भी टाइम होता है तो फिर मैं उससे इंग्लिश के भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका रिटन टेस्ट भी साथ साथ लेती रहती हूँ। लेकिन वो तब होता है जब मेरे पास ये ओरली याद करवाने के बाद, स्पेलिंग्स याद करवाने के बाद भी एक आध वीक हो या कुछ दिन हो, तो मैं जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उनका रिटन टेस्ट भी एक रजिस्टर रखा होता है मैंने हर सब्जेक्ट का, तो उस पर वो रिटन टेस्ट उसके लेती रहती हूँ। और जो उर्दू है, उर्दू के बस में उसका उर्दू लैंग्वेज और उर्दू लिटरेचर ही है, ये 2 सब्जेक्ट्स ही उर्दू में हैं। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि ये तो मैं उससे लिखवाऊँ, क्योंकि उसको आजकल जो बच्चों का मसला है उर्दू लिखने में तो होता है, तो वो मैं उससे लिखवा लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो डेट शीट सिलेबस मिला होता है उसके हिसाब से मैं बुक्स पे भी टिक मार्क कर देती हूँ। जैसे अब चैप्टर 1 आ रहा है तो उस 1 चैप्टर के उन्होंने पेजेस मेंशन किए होते हैं कि 14 से 37 आएंगे, क्योंकि ये तब लिखा होता है जब अगर कोई ना कोई पेज उन्होंने बीच में स्किप करवाया हो और वो इंक्लूडेड ना हो। तो इस तरह मैं हर सब्जेक्ट को टिक मार्क कर देती हूँ हर उनके कंटेंट्स में जाकर कि ये पेजेस इंक्लूडेड हैं और उसके अलावा कुछ और नहीं करवाना। तो अगर कभी कभार हमारे पास डेट सिलेबस ना भी पड़ा हो तो हमारे पास हर बुक में उसकी मार्किंग हुई हो, क्योंकि इबाद के स्कूल में नोटबुक से कुछ भी नहीं आता, आपको बुक से ही सारी तैयारी करवानी होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, इस्लामियात हो, सोशल स्टडीज़ हो। कॉपी नोटबुक्स का कोई काम नहीं होता। अब बच्चे को आपने किताब से ही पढ़ाना है तो उसमें से वो कुछ भी दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं हर सब्जेक्ट के बुक के जो कंटेंट पेज होता है, इंडेक्स जो होता है, उस पर ही मार्किंग वगैरह कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए ईजी रहे कि इस वाली बुक से ये चीज़ आएगी, ये चैप्टर्स आएंगे, ये पेजेस आएंगे। तो इसी तरह मैं फ़ख्र के लिए भी मैथ्स के और कंप्यूटर के वगैरह भी तैयार करके रख लेती हूँ ताकि वो बस बुक के ही शुरू के पेजेस देखकर उनको पता हो कि कौन से पेज करवाने हैं और कौन से नहीं। तो इसी तरह टाइम देख के हर चीज़ ईज़िली जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। अब जैसे कि अभी मैं उसको आज करवाने वाली थी साइंस के कीवर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर मैं करवा चुकी थी, यूनिट 4 वो मैंने टिक मार्क कर दिया था, वो मैंने उसको कल करवाया था। आज जो थे मैं उसको कीवर्ड्स करवाने वाली थी। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये उसके पास अभी 2 कॉपीज़ हो गई हैं, साइंस की नोटबुक हो गई हैं। तो उसमें कुछ कहाँ लिखे हुए हैं, कुछ कहाँ लिखे हुए हैं। कीवर्ड्स जो होती हैं वो बेसिकली डेफिनेशंस होती हैं, तो वो आगे पीछे कहीं लिखी होती हैं, कोई एक चैप्टर से कोई दूसरे से मिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये मैं उसको आज याद करवाऊंगी। तो मैंने इस चीज़ को उसके लिए रिटन टेस्ट बना लिया ताकि मुझे जो है वो नोटबुक खोल के देख उससे सुनना ना पड़े कि बात ये सुनाओ, फिर मैं 4-5 पेजेस के बाद एक दूसरी कीवर्ड की तरफ जाऊं और फिर मैं उससे दूसरी कीवर्ड पूछूं। तो वो मैंने सारे कीवर्ड्स एक साथ लिख लिए ताकि हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज होकर पड़ी रहे और हमें कुछ मसला ना हो।
तो इस तरह जब वो याद कर लेगा ये कीवर्ड्स तो वो मुझे इसके साथ डेफिनेशन लिख कर दे देगा। तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई इस वाले पेपर में यही डेफिनेशंस आएंगी 15 और हमने बस ये रजिस्टर खोल के ये डेफिनेशंस एक दफ़ा पढ़ लेनी है। क्योंकि इबाद के जो पेपर्स होंगे उसमें बीच में कोई भी गैप नहीं होंगे, कोई भी छुट्टियाँ नहीं होंगी, तो फिर मैं उससे ओरली ये सब लूँगी और जो जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो बस मैं उससे रिविज़न में लिखवाती जाऊँगी। तो बस ये थी कुछ टिप्स जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले इबाद का कोर्स कवर भी हो जाता है और उसको याद भी हो जाता है। और आज मैं अभी इसको एक SST का वाटर वाला चैप्टर भी करवा रही थी, तो ये मैं बीच में हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करवा रही हूँ और मैं टिक मार्क कर रही हूँ। फिर पेपर से पहले मैं इसके दोबारा से सारे एक साथ टेस्ट लूँगी और रिटन भी अगर टाइम हुआ तो रिटन भी लूँगी, और वरना ओरली उसको सब कुछ। ये बीच में से कुछ भी आ सकता है, मेरे पास कोई स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं है कि बात साहब ने यही याद करना है और यही आएगा, रैंडमली कुछ भी किताब से आ जाएगा। बस ये थी आज की कुछ टिप्स और वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।